दोस्त ऐसा है जिसके जो दो जीस्त हैं, ये पर्शियन और फारसी का मिश्रण है। दोस्ती हमारा हिंदी का शब्द नहीं है। तो दो जीस्त को जब एक जगह जोड़ दिया तो वो दोस्त हो गए। तो जिंदगियां एक जैसा सोचें, एक जैसा करें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मित्रता में भी प्रतिस्पर्धा चलती है। एक मित्र भी उस मित्र को तब तक पसंद करता है जब तक वो उससे आगे ना निकल जाए। हम चाहते हैं कि सब बेस्ट करें, सब श्रेष्ठ दें, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ ना दें। हर कोई चाहता है कि आप श्रेष्ठ करें, जो मेरे साथ आप जुड़े हैं, जिसके साथ जुड़े हैं, लेकिन मुझसे श्रेष्ठ कभी ना करें। अब यहाँ ये जो मित्रता की परिधि थी, अब ये प्रभावित होती है। मित्रता में तो ऐसा है कि मित्र तो आपको कंधे पे बैठा के भी चल देगा, मित्र तो आपको थप्पड़ भी मार देगा, मित्र को तो आप कपड़े भी पहन लेंगे। अब जब परमात्मा ने आपको डिफरेंट तरह के आयामों में स्थापित किया तो थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हमारी कुछ शारीरिक ज़रूरत ऐसी हैं, हमारी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती हैं। तो उसमें हम कितने बड़े बड़े उपदेश दे दें, कितनी बड़ी बड़ी बात करें, कहीं ना कहीं। एक फिल्म आई थी राज कपूर की, मेरा नाम जोकर, हाँ मेरा नाम जोकर, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर थी, वो मेल बन के उनके साथ, राज कपूर के साथ रोल प्ले करती है। और एक दिन जब उसे पता चलता है कि ये फीमेल है तो वो उसको बड़ा एकदम उससे बड़ा सदमा पहुंचता है इस बात का, क्योंकि स्त्रियों की भी अपनी कुछ परिधियां हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं, और पुरुषों के भी अपने कुछ आयाम हैं जो बहुत निहित उसमें बहुत अच्छे हैं। तो इसमें दोस्ती के कुछ और मायने हैं। और दोस्ती हम स्त्री पुरुष ही क्यों करें, पुरुष पुरुष दोस्ती कर लें, और स्त्रियों के साथ हम एक सम्मान का और प्रेम का और सद्भाव का संबंध रखें। कोई दुनिया में ऐसा तो नहीं कि दो, एक ही औरत और एक ही पुरुष बचे हैं बस। ये जो संबंधों का मिंगल है ना, ये प्रॉब्लम करता है। अब जैसे तुम मेरे पास जुड़े, तुम एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हो, कल को मैं कपड़े भी तुमसे धुलवाने लगूं अपने, मतलब लाइक दैट, तुमसे अपनी सब्जी भी छिलवाने लगूं, तुमसे झाड़ू पोछा भी करवाने लगूं, है ना, तुम्हें कहीं और भी भेज दूं, कोई कहीं झगड़ा वगड़ा हो तो मैं जाके कहूँ कि मैं जाके थप्पड़ मारा हो। अब ये कोई इसका लेना देना नहीं है, मतलब ये हम ऐसा करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो उसमें एक स्थिति ये है कि दोस्त वो है जो सभी परिधियों में, सभी परिस्थितियों में संग साथ रहे। उनमें संग साथ में क्या एक फीमेल एक पुरुष के साथ सभी अवस्थाओं में सहज अनुभव करेगी? ना कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। तो ये एक बात है। तो इसमें हमें जो आपने फेमिनिज्म की बात की, बाकी ये एक बेवकूफ़ी का फंडा है। स्त्री का स्थान वैसे ही बहुत ऊंचा है, उसे किसी से ऊंचा होने की जरूरत नहीं है। और पुरुषों का प्रतिकार करके स्त्री कभी शांत नहीं हो सकती। पुरुषों का विरोध करके स्त्री कभी ऊंचा ना उठ सकेगी, और स्त्रियों का अपमान करके पुरुष कभी ऊंचे ना जा सकेंगे। ये एक सह संबंध है, एक सहचर्य है। ये परस्पर माधुर्य और परस्पर प्रेम, सम्मान और प्रतिष्ठा का एक आयाम है। इसको आप किसी को ऊंचा नीचा करके नहीं इस चीज़ को कर सकते हो। ये किसी को हम नीचा दिखा दें, किसी को ऊंचा कर दें, क्योंकि तभी आप कर सकते। प्रकृति ने नहीं बनाया आपको वैसा, आपको कुदरत ने वैसा बनाया ही नहीं। स्त्री को तो वैसे ही एक गुण एक्स्ट्रा दे करके भेजा है। वो जो एक गुण है उसका वो जगह जगह परेशान करेगा। वो बैठेगी, वो कहेगी हम यहीं बैठ जाते हैं, हम यहीं रुक जाते हैं। आप कहेंगे क्यों, हम तो नहीं रुकते, हम तो अगले गांव भी देखेंगे, हम तो शाम को झील पे भी जाएंगे, हम तो मोटरसाइकिल लेके बाइक। वो कहेगी अब खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, बैठ के किताब पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बात खत्म हो गई। बोले अभी कहाँ बात खत्म हो गई, रात को 12 बजे लौटेंगे। अब कैसे बनेगा संबंध, आप मुझे बताएं। क्योंकि एक आदमी स्थिर है, एक आदमी ध्यानस्थ है, एक आदमी संबुद्ध है, एक आदमी कंटेनमेंट है उसकी लाइफ का, और एक आदमी हर समय बिखराव में है, हर समय उसमें एक उद्वेग है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो वो जब सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो कैसे करिएगा आप? मतलब एक अभी 5G वाला वो है ना, अभी ऐसे भी तो जो 3G वाला है। अब 5G का जो मोबाइल काम कर रहा है, वो 3G वाले भी कहे कि दोनों बराबर बराबर क्यों नहीं करते? वो नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग नहीं है उसकी। तो उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ फितूर हैं, ये कुछ 10-20 साल बाद नए नए फंडे हम समाजों में कुछ चीज़ों को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन कभी ये परिपूर्णता के विषय हैं और ये परिपूर्णता में ही समाहित होंगे। इसमें कोई इतने विरोध की ज़रूरत नहीं है कि स्त्रियां कभी भी पुरुषों का विरोध करके अपने सत्य को न ग्रहण कर पाएंगी, अपने शांति और सुख और सौंदर्य को ग्रहण न कर पाएंगी, क्योंकि उनका आयाम बहुत बड़ा है। और काटने के लिए तो छोटा होना पड़ता है, मिटाने के लिए तो बहुत संकीर्ण होना पड़ता है। स्त्री इतनी संकीर्ण कभी रह ही नहीं सकती है, वो हो ही नहीं सकती है।
ये एक बड़ी बात है। तो जितनी मौलिक क्षमता एक स्त्री के अंदर है उतनी पुरुष में कभी भी नहीं थी, ना कभी होगी, हो भी नहीं सकती है। आप दुनिया में कोई भी नंबर 1 लेवल की कोई आपको सिंगर स्त्री नहीं मिलेगी, नंबर 1 लेवल की कोई आपको म्यूजिशियन नहीं मिलेगी, नंबर 1 लेवल की कोई पेंटर नहीं मिलेगी, नंबर 1 लेवल की कोई फिल्म मेकर नहीं मिलेगी, नंबर 1 लेवल की कोई आर्किटेक्ट नहीं मिलेगी, नंबर 1 लेवल की कोई खानसामा ये शेफ़ नहीं मिलेगी, नंबर 1 लेवल की कोई होटल मैनेजर, कहीं भी किसी भी उसमें आपको टॉप लेवल साइंटिस्ट में तो एक भी नहीं है, हमारे शंकराचार्यों में एक भी नहीं है, हमारे किसी आध्यात्मिक गुरुओं में कहीं भी नहीं है। अब ये बड़ा अजीब सा प्रश्न हो गया। ये जैसे मैं अपनी बात का कंट्राडिक्शन कर रहा हूँ, एक तरफ मैं स्त्री सत्ता की प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ और अभी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे वो किसी योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है, हम समझने में भूल करते हैं। इसमें प्रतिभा की कमी होती है, वो प्रशिक्षण लेता है। जैसे मैंने गाड़ी चलाना सीखना है तो मैं किसी से सीखूंगा, लेकिन अगर मुझे बाय बर्थ गाड़ी चलाना आता है तो किसी से सीखूंगा नहीं। स्त्री ने शाश्वत जीवन को जन्म दिया, इस दुनिया में एक बुद्ध को पैदा कर दिया, श्री राम को पैदा कर दिया, कबीर को पैदा कर दिया, नानक को पैदा कर दिया, महावीर को पैदा कर दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन को पैदा कर दिया, थॉमस अल्वा एडिसन को पैदा कर दिया। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो पिकासो है वो पेंटिंग बनाता फिरे, पर पिकासो की माँ ने तो पेंटिंग के बाप को बना के खड़ा कर दिया, तो पेंटिंग्स बनाएगा हजारों। तो वो मौलिकता की पराकाष्ठा है। और स्त्री जिस तरह से किसी संबंध में अपने भाव को निश्चित करती है वो कोई नहीं कर सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन का कोई मुकाबला विज्ञान के जगत में नहीं है। पूरे विज्ञान के जगत को जितनी देन थॉमस अल्वा एडिसन की है इतनी किसी की नहीं है। अपने जीवन में लगभग उन्होंने 1000 आविष्कार किए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन छोटे हैं, लेट 80s में उनका जन्म हुआ और मिड 80s में और लेट 80s की उनकी सारी कार्यशैली रही और शुरुआती 19वीं शताब्दी में उनकी फिर मृत्यु भी हो गई 1931 के आसपास, शायद एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है। बहुत छोटे हैं, 4 वर्ष के हैं। विद्यालय से रोते हुए आ रहे हैं, बस्ता बैग अपने कंधे पर टांगा हुआ है और एक चिट्ठी पत्र ला करके माता को देते हैं, अपनी मदर को देते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन की मदर। माँ वो चिट्ठी पढ़ती है और उस चिट्ठी को रख लेती है। थोड़ा सा सोच में देख करके माँ को बच्चा एडिसन पूछता है कि माँ इस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो माँ कहती है कि बेटा ये एडिसन बताता है कि मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत डांटा है और बहुत मुझे ख़राब सा लगा। फिर एक चिट्ठी लिखी उन्होंने बड़े आवेश में और कहा अपनी मदर को चिट्ठी देना, वो भी टीचर है ना, उनको समझाना जा करके। तो मैं इसलिए पूछता हूँ कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है। छोटा बच्चा पढ़ नहीं, उसको सामर्थ्य नहीं है, उसकी लिफाफा चिपका करके भेजा है प्रिंसिपल ने स्कूल से। वो कहती बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल के योग्य नहीं है, पहले से इतनी बातें जानता है जो हम इसको सिखा नहीं सकते हैं। या तो आप इसको स्वयं ही घर में पढ़ा लें या आप इसको किसी दूसरे विद्यालय में जमा कर दें, क्योंकि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा मेधावी और प्रतिभाशाली है। तो एडिसन की शिक्षा मदर ने की, घर में उसको सिखाती पढ़ाती सब करती। चिट्ठी उठाकर रख दी अलमारी में। बात आई गई हो गई। एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए, लगभग 8 साल से 7 साल के रहे होंगे। रेलवे पर काम करते थे, अखबार बेचे उन्होंने, रेलवे पर झाड़ू पोछा किया, चाय की दुकान खोली। बहुत गरीब घर से थे तो बहुत सारे वो काम किए जो जीवोपार्जन के लिए ज़रूरी थे। 7 वे बच्चे थे, 6 उनके बड़े भाई बहन भी थे, तो 7 संतानों में से एक थे। तो अब वहाँ क्या किया कि फास्फोरस का कोई प्रयोग कर रहे थे। अब उन्हें कोई जगह मिलती नहीं थी जहाँ थोड़ा सा आदमी ठीक से काम कर ले। घर ऐसा था नहीं कि जिसमें प्रयोग कर सके, तो रेलगाड़ी के डब्बे में जाके एक दिन प्रयोग कर बैठे। देखा 2 घंटे के 4 घंटे के लिए रेलगाड़ी खड़ी है किनारे, उसमें जाके कुछ मिलान उलान किया तो उसमें आग लग गई। जब उसमें आग लग गई, वहाँ के सीटी वीटी जल गए, तो स्टेशन मास्टर दौड़ा पहुंचा, उन्होंने जाके थप्पड़ मारा एडिसन को बहुत ज़ोर से और जाके देखा कि बच्चा ये पता नहीं क्या करतूत कर रहा है। अब हुआ ये कि वहाँ से तो उनको उससे तो निकाल दिया रेलवे स्टेशन से, लेकिन वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से पड़ा कि बायां कान हमेशा के लिए आधी सुनने की क्षमता खो बैठा। एडिसन लगभग आधे बहरे रहे पूरे जीवन और सुन ना सके ठीक से। तो अब वो उनकी मदर ने उनको पढ़ाया घर में रख करके। बहुत सारी देनें थॉमस अल्वा एडिसन की हमारे जीवन में है। और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार ऐसा किया कि जिसने पूरी दुनिया की स्थिति को बदल दिया। शायद 1871 में या 1880 के आसपास बल्ब का आविष्कार अमेरिका में हुआ।
और उसका जब एग्जीबिशन की गई तो लोग उस जादुई चीज़ को देखने के लिए चौंक गए। और पहला बल्ब लगभग 1.5 या 2 मिनट चला, फिर दूसरा बल्ब बनाया तो लगभग वो 5 मिनट चला। मतलब जो सबसे बड़ी अवधि का बल्ब बना वो भी लगभग 2 दिन तक ही चला था, बस फिर वो समाप्त हो गया। लेकिन धीरे धीरे अवधि एडिसन उसकी बढ़ाते गए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एडिसन ने अपने बल्ब के आविष्कार को प्रदर्शित किया तो पूरा पश्चिम का जगत विस्मित होकर के उसको देख रहा था। राष्ट्रपति भवन में वो किया गया अमेरिका में, और उन्होंने देखा कि कोई ऐसी जादुई चीज़ है जो सूरज के जाने के बाद भी सूरज जैसी दिखती है। एक छोटा सा सूरज एडिसन ने पैदा कर दिया है। ये बड़े कमाल की बात थी, क्योंकि तब तक विद्युत का कोई इस तरह से प्रयोग हमारे जीवन में नहीं था कि बल्ब में हम रोशनी को संग्रीभूत करके देख सकें। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन थे उस समय, उन्होंने रिक्वेस्ट की एडिसन से कि आप मेरे घर को क्या इन बल्बों से जगमग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, इसमें उसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया। उससे पहले तक उसका कलर कॉपर और डिफरेंट ढंग का था। तो उसके बाद वो जो रोशनी भरी तो सबने कहा कि तो हाउस तो व्हाइट हो गया। तो वहाँ से फिर उसका नाम व्हाइट हाउस पड़ा। 1880 के आसपास की घटना होनी चाहिए। तो और फिर उनसे पूछा कि क्या आप ये जो बल्ब बनाया है आपने, इसमें लगभग कितनी बार आपने काम किया होगा। तो एडिसन ने कहा कि मैंने 10,000 प्रयोग किए हैं। 10,000 प्रयोग, 9,999 प्रयोग असफल रहे। और उनसे पूछा कि आपका कभी मन नहीं इस बात से हटा, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए, कभी निरुत्साहित नहीं हुए, आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हुआ, आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं, आपका धैर्य कभी डोला नहीं कि मैं इसे करना पाऊंगा कभी। उन्होंने कहा नहीं मैं डोल। तो उन्होंने कहा इससे तुमने क्या सीखा कि इतनी परिश्रम इतने समय बाद तुम इस बल्ब को बना सके। बोले इससे मैंने ये सीखा कि 9,999 ऐसे भी तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे बल्ब को बनाया जा सकता है। और दूसरी एक और सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध रही एडिसन की। वो कहते थे कि आप किसी असफलता को प्राप्त करें, जैसे वो शब्द तो उनकी ये थे कि आप गड्ढे में गिरें और गिरे ही रह जाएं, जी इससे आप असफल होते हैं। लेकिन आप गड्ढे में गिरें और हर बार उठकर खड़े हो जाएं, इससे आपकी विजय की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो एक माँ की, और अभी बात खत्म नहीं हुई, अब ये सारी बातें हो गई, एडिसन दुनिया में पॉपुलर हो गए, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज गया, उनको बड़े बड़े अवार्ड और उनके शान में भोज दिए जाने लगे। तो एक दिन घर चेंज, माता की मृत्यु हो गई, माता ये सब देख ना पाई। एक दिन घर की सफाई कर रहे थे, घर की सफाई की तो घर शिफ्ट किया एक्चुअली। तो वो जो अलमारी थी लकड़ी की जिसमें वो चिट्ठी रखी थी बचपन की, जब 4 साल के एडिसन थे, अब एडिसन 50 साल के हैं इस समय, तो वो चिट्ठी नीचे गिर गई। देखा तो हैंडराइटिंग इस पर पीछे कोने में स्कूल का नाम छपा था लिफाफे पर, और देखा तो उन्हें याद आया अरे बचपन में चिट्ठी तो मेरे स्कूल से मिली थी, हेडमास्टर ने दी थी, मैंने लाके मदर को दी। चिट्ठी खोली और पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा एकदम मंदबुद्धि, बेवकूफ़ और डफर है, इसको कोई भी स्कूल पढ़ा नहीं सकता है। आप खुद टीचर हैं, अगर आपको ज़्यादा अपने बच्चे में प्रतिभा दिखाई देती है तो आप इसको स्वयं पढ़ा लें, हम इसे अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं। इसका नाम काट करके इसकी कॉपी पेन जो भी यहाँ जमा था बैग वगैरह के साथ वापस लौटा रहे हैं, कृपया कल से अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिएगा। एडिसन पूरे दिन बैठकर रोते रहे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सब जिक्र किया एडिसन ने। तो माता की एक छोटी सी प्रेरणा, एक छोटा सा कहा गया संवाद, स्त्री के गुण की बात हो रही थी, उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही। एक छोटी सी कही गई बात एक व्यक्ति जो बहुत सूक्ष्म प्रतिभा का व्यक्ति है उसको कितना मेधावी बना सकती है। और दूसरी बात ये कि कंडीशनिंग से बच गए। मतलब चौथी कक्षा के बाद स्कूल ही नहीं गए तो दिमाग की मौलिकता तरोताजा रह गई, कुछ फालतू का दिमाग में भरा ही नहीं कूड़ा कचरा, तो सब वो आविष्कारों में चला गया। फिर उनसे पूछा गया कि आप कम सुनते हैं तो आपको इससे कोई असुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, इससे मुझे बड़ी सुविधा हुई। एक तो लोग जो मेरी बुराई करते हैं वो मुझे ध्यान नहीं जाता, समझ ही नहीं आता, और दूसरे चूंकि मैं हर बात पे 3 बार ऐ करता हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट करने कोई आता नहीं, उतना समय मैं अपनी प्रयोगशाला में लगा लेता हूँ। तो बहुत सारा अपना निजी काम कर पाया। पढ़ने का बड़ा शौक था एडिसन को, और उनकी जो निजी लाइब्रेरी थी वो अब राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विद्यमान है। उसको सरकार ने अपनी एक संपत्ति घोषित करके उसमें हजारों पुस्तकें हैं जो एडिसन ने पढ़ी और लिखी और सब किया, तो वो वहाँ रखा हुआ है। और 10वीं कक्षा में 10 साल के थे एडिसन जब उन्होंने पहला आविष्कार अपने घर पे एक छोटी सी प्रयोगशाला में कर दिया था, और लगभग उसके सूत्र तक पहुंच गए थे। तो हम माताओं के, स्त्री का जो गुण है वो बड़ा अद्वितीय है। वो अगर उसी में रहे, और जिन भी स्त्रियों ने पुरुषों जैसा होने की कोशिश की है वो सब विक्षिप्त हो गई है, विक्षिप्त हो गई। सिम्फनी ने एक म्यूजिक
अर्ली 70s में इंट्रोड्यूस किया था, वो बैन है पूरी दुनिया में। उसमें स्त्री के दूसरे तरह से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की थी उसकी पिक्चराइजेशन में। उसको जितने भी सुना वो पागल हो गया। लोगों के मतलब इतना तीव्र म्यूजिक था वो कि उसको लोग सह नहीं सके, लोगों को ब्रेन हेमरेज हो गए, लोगों को बड़ी परेशानियां हुई। बाद में गवर्नमेंट पूरी दुनिया में बैन है वो। सिम्फनी का एक रिकॉर्ड था, एक म्यूजिक का एक एल्बम था, वो बंद हो गया था पूरे विश्व में। तो अगर स्त्री को हम उस रूप में देखेंगे तो वो कभी भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं होती। वो सृजनात्मक है, और जो सृजनात्मक होता है विध्वंसक नहीं हो सकता है। कितनी लड़ाइयाँ हैं आप मुझे बताएं, किसी स्त्रियों ने अपनी सुरक्षा की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले की सुरक्षा की, अपने आत्म स्वाभिमान की, अपने स्वाभिमान की, अपने राजपाट की रक्षा की, लेकिन किसी स्त्री ने किसी देश पर कभी भी हमला नहीं किया। कोई दुनिया में किसी भी नस्ल की औरत कभी आक्रांता नहीं रही। एक भी कहानी नहीं है कि कोई औरत जो है सेना लेकर के जा चढ़ी हो दूसरे देश पे और वहाँ के लोगों को मार दिया हो, काट दिया हो, कर दिया हो। स्त्री को तो पूरा एक जगत होता है। कोई मर रहा है तो उसका बेटा है, कोई मारने जा रहा है तो उसका पति है, कोई मर चुका है तो उसका पिता है, कोई और है तो उसका प्रेमी है। तो वो तो हर जगह संबंध है उसका एक। तो पुरुष का संबंध उसका अहंकार है। तो अगर स्त्रियों में पुरुषोचित गुणों की वृद्धि होगी तो अपने स्त्रीत्व को खो देंगी, फिर उसमें वो सृजनात्मकता न रह पाएगी। और वो बड़ा एक, जैसे कोई पुरुष स्त्री बनने की कोशिश करे तो वो बचकाना बात हो जाती है। मतलब वो मनोरंजन तक तो ठीक है कि आप उससे कहीं फिल्मों में या कहीं कैरेक्टर के रूप में, वो मनोरंजन में काम आता है। वो कपिल शर्मा के शो में जो पुरुष स्त्रियों के भेष भर के करते थे वो लोगों को हंसाने के काम आते हैं फिर, पर वो अपने निजी जीवन में तो पुरुष ही हैं। अगर वो इतना आइडियल और इतना मॉडल है तो घर में भी तो वैसे नहीं रह सकते ना। फिर वो उनके बच्चे उनको मम्मी थोड़ी बोलेंगे, हाँ, या उनके बुआ जी थोड़ी बोलेंगे जो उनके। तो ये एक बड़ी बात है। तो पुरुषों को अपने पुरुषत्व के साथ गरिमा और ग्रेस और आदर सम्मान के साथ जीवन को जीना चाहिए, और स्त्रियों को स्त्रीत्व के साथ जीना चाहिए। हालांकि पुरुषों में जब स्त्रोचित गुण उदित होते हैं तो श्रेष्ठ मनुष्य बनते हैं, और स्त्रियों में जब पुरुषोचित गुण विद्यमान होते हैं तो वो ठीक नहीं रहते हैं, उनके लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो पहले से कंप्लीट है। भरे को और कितना भरोगे आप? अगर 220 वाट में बल्ब जल रहा है, इसमें 500 दे दो तो फ्यूज हो जाएगा ये। वहाँ जरूरत है थोड़ी सी कुछ डालने की तो वहाँ डलता है।